हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेकर आया हूँ। यह पॉइंट्स यूपी टेट, सी टेट और यूपी पीसीएस को देखकर तैयार किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 51% भाग सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुँचता है, यानी 49% जो भाग होता है वो हमारे वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है, यानी जो पवनें होती हैं, मानसून पवनें होती हैं, उनके मार्ग में जब पर्वत आ जाते हैं तो उनसे पर्वतीय वर्षा उत्पन्न होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होती है। और जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। अप्रॉक्सीमेट 75% जो हमारी इंडिया का जो सीजनेबल मानसून है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बारिश होती है। यह मानसून अरब सागर से उठता है। उसके बाद में है जाड़े में वर्षा का कारण जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। फिर है सर्वाधिक विध्वंसक भूकंप तरंगे कौन सी हैं? एल, जिन्हें हम लोग वो सरफेस वेव्स या फिर सतही तरंगे भी बोलते हैं। देखिए, जो हमारी भूकंप तरंगे होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी होती है सरफेस वेव्स, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंगे। इनमें से सबसे खतरनाक जो होती हैं वो सतही तरंगे होती हैं। सरफेस वेव्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट है वो है वायुमंडल में वाष्प का प्रतिशत कितना है? 0.5%। हम जानते हैं कि हमारे जो हमारा वातावरण है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत ही हानिकारक घटना है। और इससे हमारी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प होती है वो भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज होती है। उसका जो परसेंटेज होता है वो 0.5% इस समय अप्रोक्सीमेट है। ज्वालामुखी से फास्फोरस निकलता है। देखिए, जब हमारा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो एरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उससे अनेकों गैसेस निकलती हैं, लावा निकलता है, बहुत सारे रॉक्स निकलते हैं, फास्फोरस निकलता है। तो ये जो लावा होता है वो जब अंदर से बाहर निकलता है तो उससे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और कई हमारे जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वे क्रेटर झील का भी निर्माण करते हैं। उसके बाद में है विश्व में सर्वाधिक अवसादी नदी कौन सी है? चीन की पीली नदी, जिसे हम लोग हुआंगहो नाम से भी जानते हैं, यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद वाली नदी है। उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी जो है यह अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है और बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है। उसके बाद में आता है बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। इसका भी कारण वही है, यह नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है और अत्यधिक बाढ़ लाती है। उसके बाद में है खेती की प्राचीनतम प्रणाली कौन सी है? झूम खेती, जिसे हम लोग स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। यह खेती भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यतः नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि में होती है। इस खेती में एक निश्चित अंतराल में एक जगह पर खेती की जाती है, जिसमें उस जंगल को काट कर उसे जलाया जाता है। और झूम खेती पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक खेती भी है। इसके बाद में आता है सीढ़ीदार खेती, जिसे हम लोग टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, जो कि पहाड़ों की ढलानों को काट काट कर की जाती है। उसके बाद में आता है मरुद्भिद पौधे, यानी जीरोफाइट जिन्हें बोलते हैं, रेगिस्तानी पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, या ऐसे पौधे जो कम पानी में भी विकसित हो सकते हैं। इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे कांटे के आकार के अनुसार हो जाती हैं। इसका उदाहरण है जैसे कैक्टस, नागफनी और खेजड़ी इत्यादि। उसके बाद में आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो लाल रंग में सर्वाधिक तेजी से होती है। फिर है पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहते हैं। पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस को इसलिए कहते हैं क्योंकि यूकेलिप्टस को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जहां पर भी यह होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं वे जमीन में बहुत नीचे तक जाती हैं और इस पेड़ को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये वहां की भूमि का सारा पानी ये यूकेलिप्टस ही ले लेता है। उसके बाद में आता है पूर्ण परजीवी अमरबेल। पूर्ण परजीवी अमरबेल को क्यों कहा जाता है? अमरबेल को पूर्ण परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरबेल जो है एक लता है जो मुख्यतः बेर हो गया, बबूल हो गया इत्यादि में यह चारों ओर से लिपटी रहती है। और यह उस
जिस भी पेड़ पे यह लिपटी हुई होती है उस पेड़ से यह पोषण तत्व प्राप्त करती रहती है और उस पेड़ को हानि पहुंचाती रहती है, इसलिए इसे पूर्ण परजीवी भी बोलते हैं। उसके बाद में है आंशिक मूल परजीवी का उदाहरण कौन सा है? चंदन। चंदन जो है वो भी एक लता की भांति ही दूसरे वृक्ष पर निर्भर होता है, लेकिन कुछ आंशिक आवश्यकताओं के लिए, आंशिक जरूरतों के लिए, इसलिए इसे आंशिक मूल परजीवी को बोलते हैं। उसके बाद में है मिट्टी में ह्यूमस का परसेंटेज क्या होता है? मिट्टी में ह्यूमस का परसेंटेज होता है 5 to 10%। 5 to 10% मिट्टी की जो ऐसी परत होती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है और उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इस परत में सारे जो पोषण तत्व हैं वो मिट्टी के पाए जाते हैं, इसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। इसका परसेंटेज 5 to 10% होता है। उसके बाद में है अधिक जल ग्रहण क्षमता किस मिट्टी की होती है? क्ले मिट्टी की अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता होती है। फिर है पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनका खुलना और बंद होना प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वे प्रकाश के होने पर ही खुलते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है यानी सूर्य नहीं होता है वे बंद हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, जिसे हम लोग छाता विधान अधिनियम भी बोलते हैं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है वसंतीकरण क्या होता है? वर्नलाइजेशन क्या होता है? बीजों को कम ताप पर रखना वर्नलाइजेशन कराया जाता है। बीजों को पानी में रखना या फिर कम ताप पर रखना वो वर्नलाइजेशन कराया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कम ताप पर या फिर पानी में रखने से बीज अत्यधिक समय के लिए ठीक रहते हैं और अत्यधिक समय के लिए उनसे काम लिया जा सकता है, उन्हें बोया जा सकता है, इससे बीज खराब नहीं होते हैं। उसके बाद में है पृथ्वी की सतह से प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में, वैसे वैसे तापमान हमारा जो है वो घटता जाता है। तो प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान हमारा कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तापमान कम होता जाता है, समताप मंडल में तापमान और कम होता जाता है। उसके बाद यह तापमान एक निश्चित ऊंचाई तक जाने से के बाद में यह तापमान बढ़ने लगता है। उसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है पक्षी जगत, यानी हम इसमें पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं और जो वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर है बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर डॉक्टर सलीम अली चिड़ियाघर भी बनाया गया है कोलकाता में और सलीम अली अभ्यारण्य बनाया गया है गोवा में। ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में है गिद्धों की मृत्यु डाइक्लोफिनेक दवा के कारण हुई है, इसीलिए आज के टाइम पर गिद्धों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है डाइक्लोफिनेक दवा के कारण। क्योंकि हम जानते हैं जो डाइक्लोफिनेक दवा है ये दर्द निवारक है, ये पशुओं को दी जाती है और उनकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जब गिद्ध उनको खाते हैं, इससे गिद्धों की भी कई बार मृत्यु होते देखी गई है, जिससे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि डाइक्लोफिनेक दवा के कारण ही गिद्धों की संख्या में एक हमेशा कमी आती रही है। उसके बाद में डोडो पक्षी का स्थान कौन सा देश है? मॉरिशस पक्षी। मॉरिशस देश का एक पक्षी है डोडो पक्षी, जो कि अब लुप्त हो चुका है। फिर है हॉर्नबिल पक्षी का निवास कहाँ पर है? भारत में। हॉर्नबिल पक्षी का निवास भारत में पश्चिमी घाट पर है। हॉर्नबिल पक्षी को स्वर्ग का पक्षी भी बोलते हैं क्योंकि यह अत्यधिक सुंदर होता है। उसके बाद में आता है साइबेरियन सारस प्रवास करते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में। साइबेरियन जो सारस होते हैं, साइबेरियन जो क्षेत्र होता है वहां से हर साल प्रतिवर्ष कुछ सारस जो हैं वो केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में पक्षी विहार है वहां पर प्रवास करने हेतु आते हैं। उसके बाद में है हमारा वन जगत। इसमें हम जानेंगे हमारे देश के कुछ वनों के बारे में। वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए, परंतु भारत देश में जो वन है वो 21.67% ही है, अर्थात हमारे देश में वो जो वनों का आवरण है वो कम है। ये 21.67 जो है ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है।
उसके बाद में हम लोग जानते हैं वन विनाश का कारण कौन कौन से हैं। मुख्यतः वन विनाश के 3 कारण हैं। पहला है बांध का निर्माण करना, दूसरा है झूम खेती। मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ, झूम खेती जो है वो वनों को काट कर ही होती है। उसके बाद में जो सबसे मुख्य है वो है पशुचारण। पशुओं के मुक्त चरने से भी हमारे देश की जो वनस्पति है उसका बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। फिर है भारत में सर्वाधिक वनों का प्रकार। भारत में कौन से वन मुख्यतः पाए जाते हैं? भारत में बहुत हर प्रकार के वन पाए जाते हैं, परंतु सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट है। हमारे देश में ये 43% पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य, केरल आदि में पाए जाते हैं। उसके बाद में है वन सर्वेक्षण विभाग। कहाँ पे है? वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। ये था ईवीएस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक ईवीएस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।